मैं क्या सोचती हूँ, राजपूत तो सूर्य का नाम नहीं है जो उगे, चमके और अस्त हो जाए। राजपूत दिल की उस धड़कन का नाम है जो हमेशा चलता रहे और जब थमे तो मौत बन जाए। तो हर हर महादेव। हाँ, ये हुई बात। आज सभी मंचस्थगण और आप सभी के दिलों में बसने वाली माँ भगवती, माँ भवानी को राजकोट की, गुजरात की बेटी किन्नरीबा जाडेजा का सादर प्रणाम, शत शत वंदन। यहाँ पे सभी ने बहुत बातें की कि महाराणा प्रताप के बारे में, कि उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या प्रेरणा लेंगे आप? क्या प्रेरणा लेंगे आप कि शमशेर निकाल के निकल पड़ो? नहीं, ये नहीं चाहिए। आज के ज़माने में अगर महाराणा प्रताप जीवित होते तो वो भी यही कहते कि युवानों, शमशीर नहीं, ये कलम का ज़माना है। धारी एक टेक एक इश्मिना निमनो ना न जिमनो ना मिश्र जेलो यवन उखेरो ना होती मुगलानी क्षत्र पुत्रिन को मिटाऊं ना तेलो फिरो जंगल में शिरकेश को उतारो ना सोहू प्रताप त्योलो नाम है प्रताप ने मेरो हो नहीं शांत जेलो दिल्ली गढ़ जारो ना। ये जोश के साथ जिन्होंने जिंदगी जी है वो यही कहते कि ये जमाना, ये समय पढ़ाई करने का, ये पढ़ लिख के आगे बढ़ने का समय। हम देखते हैं कि शासन करने की सबसे अच्छी टेक्निक्स हमारे पास है, क्योंकि हमारे वंशज, हम जिनके वंशज हैं वो राजा महाराजा थे। लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा ब्लड में है हमारे। फिर भी आज हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा तो कोई और आईपीएस और आईएएस वगैरह बन रहा है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही एक ऐसा मंच है जहाँ पे हमारी संख्या ज़्यादा है, पर पढ़ाई करने की बात आती है तो क्यों हम बैकआउट कर जाते हैं? जवाब है आप में से किसी के पास कि क्यों बैकआउट कर जाते हैं? बहुत सारे कारण हैं। राजपूतों के पतन के लिए तीन श बहुत बड़े बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला श, शिकार। शिकार का शौक रखने वाले राजपूतों ने कई बार अपना पतन मोल ले लिया था। दूसरा है शुरा, मतलब 9 बजने के बाद कमरा लॉक होता है, एक बाइट आता है, बाइटिंग आता है और हम लोग शुरू हो जाते हैं। वो शुरा, शराब। साहब नशा करना है ना तो ऐसे वीरवर पुरुषों का करो। साहब अगर नशा करना है ना तो किताबों का करो। अगर नशा करना है ना तो अपने देश को आगे लाने के लिए जो सरहद पर सैनिक मर रहे हैं ना, वैसा नशा करो। उस दारू की बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। और तीसरा, सुंदरी, स्त्री, व्यभिचार। हमारे गुजरात में एक कवि काग करके बहुत महान कवि हो गए, उन्होंने एक बात बोली है राजपूतानी के बारे में। ये राजपूतानियों के लिए है कि व्यभिचार करे दरबार कदी घर बार करी गमकावती थी, फिटकार सुनावती जिंदगी में फिर नथ कहीं न बोलावती थी। अरे पति जागा रोया परी जावती ना जग तारक राम री जावती थी। ऐसा पावन जीवन था जिनका सोई हिंद की राजपूतानियां थी। उनका कदम दूसरी ओर बढ़े ही क्यों? अगर आप ही कह दो कि ये मेरे घर में नहीं चलेगा, निकलो यहाँ से। आपके अंदर कहने की ताकत होनी चाहिए साहब। पर अब राजपूतानी की बात निकली है तो एक प्रसंग मुझे याद आता है। ईश्वरदास महात्मा उस समय के महान संत थे। वो सदी थी कि संत, शूरवीर और दानवीर की सदी थी वो, जब महाराणा प्रताप थे। तो एक संत थे महात्मा ईश्वरदास, बहुत उम्दा कवि थे, चारण थे वो। उन्होंने हरिरस नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें भगवान ने स्वयं आके अपनी सिग्नेचर साइन की है। ऐसा ग्रंथ लिखा है ईश्वरदास महात्मा ने। वो राणा प्रताप से हल्दी घाटी की पहाड़ियों में मिलने आते हैं। राणा प्रताप कहते हैं कि मैं अगर मेवाड़ में शासन कर रहा होता और कविराज आप मुझसे मिलने आते तो मैं खुश होता, पर आज मैं इन पहाड़ियों में भटक रहा हूँ।
एक भील का जीवन जी रहा हूँ, फिर भी आप मुझसे मिलने आए हैं, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। ईश्वरदास जी कह रहे हैं कि प्रताप, हम आपसे मिलने नहीं आए हैं, हम हमारी माँ अजबदेव पवार से मिलने आए हैं। अजबदेव पवार को संदेश भिजवाया गया कि कविराज आपसे मिलने आ रहे हैं। एक ही नाती है चारण, जिसको रणवास में जाने की, रानीवास में जाने की अनुमति दी गई है, क्योंकि वो भाई है हमारे। तो अजबदेव पवार कई दिनों से जंगलों में भटकने के कारण उनके जो वस्त्र थे वो थोड़े फट चुके थे। तो अजबदेव पवार ने बीच में एक पत्थर रखा, उसके पीछे वो बैठी और उस सामने की ओर कविराज थे। तो अजबदेव पवार को खम्मागणी किया कविराज ने, उन्होंने बलाइयाँ ली रानीसा ने, और तब ईश्वरदास जी के मुंह से एक बात निकली कि 3 बैर खाती थी वो आज 3 बैर खाती है, 3 बैर खाती थी वो आज 3 बैर खाती है, नंगन से जनाती थी वो आज नग्न जनाती है। अर्थ क्या है इसका, ये नहीं समझ में आएगा। अर्थ क्या है कि जो 3 समय का भोजन 56 भोग लेती थी, वो आज 3 फल 3 बेर खा के अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही है। जो आभूषणों से, नंगों से, अपने हीरो से, जवाहरातों से जड़ी हुई रहती थी, उसके शरीर पर जो कपड़ा है वो आज फट चुका है। अब आऊं मैं उस पॉइंट पे कि ये ओढ़ने में ना मैं शान समझती हूँ, ये ओढ़ने में मैं शान समझती हूँ। क्यों? अगर मैं ये ओढ़ के निकलती हूँ ना, तो वो जो हरे रंग की पगड़ी में जो इंसान बैठे हैं ना, वो मुझ पे ताव दे सकते हैं कि मेरी बेटी है ये। मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, अगर जिंदगी में कोई महान काम ना कर सको ना, कोई बात नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंट हो के मेरी तरह नहीं बोल पाओ ना, कोई बात नहीं, पढ़ भी ना पाओ तो भी कोई बात नहीं, पर कभी ये मत छोड़ना। पता है क्यों? मैं अगर अदर कास्ट की 1200-1500 लेडीज लाके यहाँ पे इनके बीच में, ये लेडीज बैठी हैं, इनके बीच में बैठा दूंगी ना, ये इन सबको आप अलग से कह सकते हो कि ये राजपूत लेडीज है। अब मैं थोड़ी पीछे चली जाती हूँ, मैं 1200-1500 लोग लाके अदर कास्ट के वहाँ पे बैठा दूंगी, आप तो अभी परिवेश में पीछे बैठा दूंगी, तो कोई पता नहीं सकता कि कौन राजपूत है और कौन अदर कास्ट का है। ये इन्होंने संभाला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अगर जीन्स टी शर्ट पहन के निकलूँ, राजकोट से यहाँ तक आऊँ, कोई नहीं, बात नहीं है, कोई मुझे टोक नहीं सकता। इतनी एज है मेरी कि मुझे कोई टोक ना सके। पर ये इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ननिहाल की जो इज्जत है ना, वो इस ओढ़ने में छुपी हुई है। इतनी बड़ी भी स्टार हो, करीना कपूर हो, कटरीना कैफ हो, कितने करोड़ भी कमाती हो, और वो कभी राजपूतानी नहीं बन सकती, वो कभी ये नहीं कह सकती कि मैं महाराणा प्रताप के वंश से हूँ। नहीं कह सकती ना। हमारे अंदर वो लहू है, वो ब्लड है कि हम यहाँ पे खड़े होके ये बात कह सकते हैं। मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे एक कविता बहुत पसंद थी। ये है अपना राजपुताना, नाजी से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियाँ अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। क्यों राजपूत? जितने भी अवतार हुए हैं राजपूत वंश में ही क्यों? रण कर कर रज रज रंगे अन रज डंके रविहूत पण रज जेटली दर ना दिए रज रज वह रजपूत। साहब, इसका अर्थ यही हुआ कि रण में जो रज उड़ाए और रवि को भी धुंधला कर दे, जो सूर्य को भी धुंधला कर दे, पर एक रज जितनी भी भूमि किसी दुश्मन के हाथ में न जाने दे, वो है राजपूत, वो है हम। और आज तो मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि रक्षा मंत्री भी राजपूत,
हमारी नौसेना के अध्यक्ष मुख्य भी राजपूत, आर्मी के भी राजपूत, वायुसेना वायुदल के अध्यक्ष भी राजपूत। तो राजपूत आर रूलिंग ओवर द नेशन। हमारे देश की जो संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो राजपूतों के हाथ में दी गई है। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सिर्फ संरक्षण ही क्यों, डॉक्टर, इंजीनियर, महेंद्र सिंह जी के पास से तो आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इनके घर में लॉयर भी होगा, डॉक्टर भी होंगे, MBA भी होंगे। क्यों आपके घर में नहीं? क्यों एजुकेशन नहीं? मैं पढ़ाई के ऊपर भार इसलिए देती हूँ, ना कि मैं शिक्षक की बेटी हूँ इसीलिए नहीं। पढ़ाई करोगे तो वो तुम्हारा छोटा भाई बन के खड़ा रहेगा। एजुकेशन अगर नहीं करते तो फिर आप देख रहे हो हालत कई लोगों की, वही हमारी हो जाएगी। और आदरणीय पूजनीय, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने एक सिस्टम सेट की हुई है कि अगर 10 साल बाद कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसके जेब में पैसा ही नहीं होगा। अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या कर लोगे? तो पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। नशे के बारे में मैंने बोल दिया कि नशा करना है तो किस चीज़ का करना है। पर अब आती हूँ जिस प्रश्न से मुझे सबसे ज़्यादा अभी और इन फ्यूचर डील करना है, वो है ससुराल। यहाँ पर कई सारी बहुएं भी बैठी और सासुएं भी बैठी हुई है। एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि बहू ने जब कलश गिरा के वो ससुराल में अंदर आई तो ससुर जी ने सासू माँ के कान में बड़े ही धीमे से कहा कि ध्यान से देखो बेटी, चेहरा बदल के आई हुई है। अगर समझ में आए ना तो जीवन में उतार लेना, समझ में आए तो जीवन में उतार लेना, क्योंकि वो किसी के घर की बेटी है, आपके घर की लक्ष्मी है। और मैं बेटियों से भी यही कहूँगी, यहाँ पे बहुत सारी बेटियाँ देख रही हैं, मेरी उम्र की हैं वो, कि आप भी अपने जीवन में एक बात गांठ बांध लेना कि वो भी माँ बाप है, आपके ही है और आपके ही बन के रहेंगे। और अगर हमारे मन में ये भावना आ गई ना तो फिर किसी वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप के बिना का जो घर होता है ना वो किसी अनाथालय से कम नहीं होता। अनाथ बन के जीने से तो अच्छा है कि 2 घड़ी सुन लो, 2 घड़ी सुन लो। एक बहुत अच्छा प्रसंग है जो मेरे दिमाग में आता है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता को बोला कि पापा चलो मैं आपको कहीं छोड़ के आता हूँ। उसने 2-3 गलियां छोड़ के एक घर था वहाँ पे छोड़ दिया पापा को और बोला कि पापा जाओ। और उसके पापा उसे पकड़ के हंसने लगे, बहुत ज़ोर से ठहाके लगाने लगे। क्यों आपने मुझे, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ फिर भी आप हंस क्यों रहे हो? उन्होंने बोला कि तूने मुझे रहने को घर तो दिया है, मैंने तो अपने पापा को ऐसे ही रास्ते पे छोड़ दिया। अगर ये सिचुएशन आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं चाहिए तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं वो अपने बुजुर्गों की इज्जत करें तो आपको वो इज्जत वापस मिल सकती है। एक और बात जो प्रसंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, शौर्य की बात कर रहे थे कि ये था उनके पास, महाराणा प्रताप के पास। मैं वापस टॉपिक पे आ रही हूँ कि महाराणा प्रताप के बारे में मुझे बोलना है। एक प्रसंग है, एक जगह है कि महाराणा प्रताप की महानता का परिचय होता है। एक बार महाराणा प्रताप 4 दिन से भटक रहे थे जंगल में, कुछ खाने को नहीं मिला था। एक बदवारी थी जो अपने पति के लिए खाना लेकर जा रही थी खेत पे। तो उस बतवारी से महाराणा प्रताप के आदमियों ने कहा कि राणा प्रताप ऐसे 4 दिनों से खाना नहीं खाया है तो उनको भोजन की ज़रूरत है, आप भोजन दे दो। तो बतवारी ने खाना दे दिया। खाना लेकर जब लोग महाराणा प्रताप के पास पहुँचे तो वो पोटली छोड़ने के बाद महाराणा प्रताप की आंखों में से आंसू बहने लगे। सबने पूछा क्यों, क्या हुआ? तब राणा प्रताप ने ये बताया कि ये किसी नवविवाहित बेटी का भात है। बेटी ने खाना बनाया है अपने पति के लिए और अभी
मेरा मेवाड़ टूटने वाला है। तो किसी ने पूछा कि एक खाने के डिब्बे से, एक खाने के वो पोटली से आपका मेवाड़ कैसे टूट सकता है? तब महाराणा प्रताप ने कहा कि ये बटवारी जब अपने पति के पास जाएगी, अपने पीयू के पास जाएगी और बताएगी कि मैंने महाराणा प्रताप के लिए भात दे दिया है, खाना दे दिया है, तो उसका पति कहेगा कि अच्छा किया, हमने थोड़ी देश सेवा कर ली, पर अब मुझे भूख लगी है, तुम घर पे जाओ, दूसरा खाना बनाओ और लेकर आओ। उस सारी बात में, उस सारी प्रोसेस में 3-4 घंटे का समय बर्बाद हो जाएगा। उतना लेट होगा उस खेत को जोतने में, और मेरे मेवाड़ की प्रगति वहाँ पे अटकेगी, वहाँ पे कम होगी, मेरा मेवाड़ इस तरह से गिर जाएगा। सिर्फ एक कुशल तलवार चलाने वाले नहीं, एक कुशल कवि, एक कुशल अर्थशास्त्री, एक कुशल धर्म प्रेमी, जिन्होंने धर्म के लिए किया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो लड़ाई थी ना, वो किसी धर्म की वजह से नहीं थी, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में नहीं थी वो लड़ाई तो सोच की थी। एक, मैं राज करूंगा उस बात की हट, और दूसरा, मेरी प्रजा मेरी है, मैं ही उसका संरक्षण कर सकता हूँ, उस बात का आग्रह। ये दो बातों के बीच में, ये दो विचारों के बीच में लड़ाई थी। और दुर्शा जी आड़ा के बारे में आप में से किसी ने अगर सुना हो तो उन्होंने कहा है कि अकबर गोर अंधार एमा ऊंघाणा हिंदू अवर, अकबर गोर अंधार एमा ऊंघाणा हिंदू अवर, पण हजी जागे जगदाधार मारो बोहरे राण प्रताप सिंह। અને અકબર પથ્થર અનેક તે કઈક ભૂપત ભેળા કિયા, અકબર પથ્થર અનેક તે કઈક ભૂપત ભેળા કિયા, પણ હાથ ન લાગે है मारो पारस राण प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप पारस है। पत्थर तो अकबर ने कई इकट्ठा किए हुए थे, 35 पत्थर इकट्ठा किए हुए थे, पर 36वां सिसोदिया वंश वो नहीं उठा पाया। क्यों? क्योंकि वो पारस है, और पारस जैसे तैसे लोगों के हाथ में नहीं आता। और महाराणा प्रताप पारस है, उसकी साक्षी आप सभी की आज इतनी बड़ी संख्या में हाजिरी है। लोहा कटा हुआ हो, लोहे पे जंग लग गया हो, लोहा नया हो, पुराना हो, जैसा भी हो, पारस छूने से वो स्वर्ण हो जाता है लोहा। आज इस पारस को छूने से हम सब भी स्वर्ण के हो गए, और ये हमारी जो ये एकता है ना, वो स्वर्ण की एकता है। तो एक बार फिर से हर हर महादेव। बहुत ठंडे हो गए, खाना नहीं खाया आप सबने। हर हर महादेव। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हमारे पास है। क्या पता है? तलवार। और तलवार को हम बोलते हैं शक्ति। तो एक बार जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। और अब आखिर में मैं फतेहगढ़ फैमिली से ये कहना चाहूंगी कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, अपना दम लगा दो। बारे में मैं क्या सोचती हूँ, राजपूत तो सूर्य का नाम नहीं है जो उगे, चमके और अस्त हो जाए। राजपूत दिल की उस धड़कन का नाम है जो हमेशा चलता रहे, और जब थमे तो मौत बन जाए। तो हर हर महादेव। हाँ, ये हुई बात। आज सभी मंचस्थगण और आप सभी के दिलों में बसने वाली माँ भगवती, माँ भवानी को राजकोट की, गुजरात की बेटी किन्नरी बा जाडेजा का सादर प्रणाम, शत शत वंदन। यहाँ पे सभी ने बहुत बातें की कि महाराणा प्रताप के बारे में, कि उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या प्रेरणा लेंगे आप? क्या प्रेरणा लेंगे आप कि शमशेर निकाल के निकल पड़ो? नहीं, ये नहीं चाहिए। आज के ज़माने में अगर महाराणा प्रताप जीवित होते तो वो भी यही कहते कि युवानों, शमशीर नहीं, ये कलम का ज़माना है। धारी एक टेक एक इश्मिना निमनो ना न जिमनो ना मिश्र जेलो यवन उखेरो ना, होती मुगलानी क्षत्र पुत्रिन को मिटाओ ना।
तेलो फिरो जंगल में श्रीकेश को उतारो ना, सोहू प्रताप त्योलो नाम है प्रताप ने मेरो, हो नहीं शांत जेलो दिल्ली गढ़ जारो ना। ये जोश के साथ जिन्होंने जिंदगी जी है वो यही कहते कि ये जमाना, ये समय पढ़ाई करने का, ये पढ़ लिख के आगे बढ़ने का समय। हम देखते हैं कि शासन करने की सबसे अच्छी टेक्निक्स हमारे पास है, क्योंकि हमारे वंशज, हम जिनके वंशज है वो राजा महाराजा थे। लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा ब्लड में है हमारे। फिर भी आज हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा तो कोई और आईपीएस और आईएएस वगैरह बन रहा है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही एक ऐसा मंच है जहाँ पे हमारी संख्या ज़्यादा है, पर पढ़ाई करने की बात आती है तो क्यों हम बैकआउट कर जाते हैं? जवाब है आपके, आप में से किसी के पास कि क्यों बैकआउट कर जाते हैं? बहुत सारे कारण हैं। राजपूतों के पतन के लिए तीन श बहुत बड़े बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला श, शिकार। शिकार का शौक रखने वाले राजपूतों ने कई बार अपना पतन मोल ले लिया था। दूसरा है शुरा, मतलब 9 बजने के बाद कमरा लॉक होता है, एक बाइटिंग आता है और हम लोग शुरू हो जाते हैं। वो शुरा, शराब। साहब नशा करना है ना तो ऐसे वीरवर पुरुषों का करो। साहब अगर नशा करना है ना तो किताबों का करो। अगर नशा करना है ना तो अपने देश को आगे लाने के लिए जो सरहद पर सैनिक मर रहे हैं ना, वैसा नशा करो। उस दारू की बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको। और तीसरा, सुंदरी, स्त्री, व्यभिचार। हमारे गुजरात में एक कवि काग करके बहुत महान कवि हो गए, उन्होंने एक बात बोली है राजपूतानी के बारे में। ये राजपूतानियों के लिए है कि व्यभिचार करे दरबार कदी घर बार करी गमकावती थी, फिटकार सुनावती जिंदगी में फिर नथ कहीं न बोलावती थी। अरे पति जागा रोया परी जावती ना जग तारक राम मरी जावती थी। ऐसा पावन जीवन था जिनका सोई हिंद की राजपूतानियां थी। उनका कदम दूसरी ओर बढ़े ही क्यों? अगर आप ही कह दो कि ये मेरे घर में नहीं चलेगा, निकलो यहाँ से। आपके अंदर कहने की ताकत होनी चाहिए साहब। पर अब राजपूतानी की बात निकली है तो एक प्रसंग मुझे याद आता है। ईश्वरदास महात्मा उस समय के महान संत थे। वो सदी थी कि संत, शूरवीर और दानवीर की सदी थी वो, जब महाराणा प्रताप थे। तो एक संत थे महात्मा ईश्वरदास, बहुत उम्दा कवि थे, चारण थे वो। उन्होंने हरिरस प्रभु हरिरस नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें भगवान ने स्वयं आके अपनी सिग्नेचर साइन की है। ऐसा ग्रंथ लिखा है ईश्वरदास महात्मा ने। वो राणा प्रताप से हल्दी घाटी की पहाड़ियों में मिलने आते हैं। राणा प्रताप कहते हैं कि मैं अगर मेवाड़ में शासन कर रहा होता और कविराज आप मुझसे मिलने आते तो मैं खुश होता, पर आज मैं इन पहाड़ियों में भटक रहा हूँ, एक भील का जीवन जी रहा हूँ, फिर भी आप मुझसे मिलने आए हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। ईश्वरदास जी कह रहे हैं कि प्रताप, हम आपसे मिलने नहीं आए हैं, हम हमारी माँ अजबदेव पवार से मिलने आए हैं। अजबदेव पवार को संदेश भिजवाया गया कि कविराज आपसे मिलने आ रहे हैं। एक ही नाती है चारण, जिसको रणवास में जाने की, रानीवास में जाने की अनुमति दी गई है, क्योंकि वो भाई है हमारे। तो अजबदेव पवार कई दिनों से जंगलों में भटकने के कारण उनके जो वस्त्र थे वो थोड़े फट चुके थे। तो अजबदेव पवार ने बीच में एक पत्थर रखा, उसके पीछे वो बैठी और उस सामने की ओर कविराज थे। तो अजबदेव पवार को खम्मागणी किया कविराज ने, उन्होंने बलाइयाँ ली रानीसा ने, और तब ईश्वरदास जी के मुंह से एक बात निकली कि 3 बैर खाती थी वो आज 3 बैर खाती है, 3 बैर खाती थी वो आज 3 बैर खाती है, नंगन से जनाती थी वो आज नग्न जनाती है। अर्थ क्या है इसका? ये नहीं समझ में आएगा। अर्थ क्या है कि जो 3 समय का
भोजन 56 भोग लेती थी, वो आज 3 फल 3 बेर खा के अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही है। जो आभूषणों से, नंगों से, अपने हीरो से, जवाहरातों से जड़ी हुई रहती थी, उसके शरीर पर जो कपड़ा है वो आज फट चुका है। अब आऊं मैं उस पॉइंट पे कि ये ओढ़ने में ना मैं शान समझती हूँ, ये ओढ़ने में मैं शान समझती हूँ। क्यों? अगर मैं ये ओढ़ के निकलती हूँ ना, तो वो जो हरे रंग की पगड़ी में जो इंसान बैठे हैं ना, वो मुझ पे ताव दे सकते हैं कि मेरी बेटी है ये। मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, अगर जिंदगी में कोई महान काम ना कर सको ना, कोई बात नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंट हो के मेरी तरह नहीं बोल पाओ ना, कोई बात नहीं, पढ़ भी ना पाओ तो भी कोई बात नहीं, पर कभी ये मत छोड़ना। पता है क्यों? मैं अगर अदर कास्ट की 1200-1500 लेडीज लाके यहाँ पे इनके बीच में, ये लेडीज बैठी हैं, इनके बीच में बैठा दूंगी ना, ये इन सबको आप अलग से कह सकते हो कि ये राजपूत लेडीज है। अब मैं थोड़ी पीछे चली जाती हूँ, मैं 1200-1500 लोग लाके अदर कास्ट के वहाँ पे बैठा दूंगी, आप तो अभी परिवेश में पीछे बैठा दूंगी, तो कोई पता नहीं सकता कि कौन राजपूत है और कौन अदर कास्ट का है। ये इन्होंने संभाला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अगर जीन्स टी शर्ट पहन के निकलूँ, राजकोट से यहाँ तक आऊँ, कोई नई बात नहीं है, कोई मुझे टोक नहीं सकता। इतनी एज है मेरी कि मुझे कोई टोक ना सके, पर ये इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ननिहाल की जो इज्जत है ना, वो इस ओढ़ने में छुपी हुई है। कितनी बड़ी भी स्टार हो, करीना कपूर हो, कटरीना कैफ हो, कितने करोड़ भी कमाती हो, और वो कभी राजपूतानी नहीं बन सकती, वो कभी ये नहीं कह सकती कि मैं महाराणा प्रताप के वंश से हूँ। नहीं कह सकती ना। हमारे अंदर वो लहू है, वो ब्लड है कि हम यहाँ पे खड़े होके ये बात कह सकते हैं। मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे एक कविता बहुत पसंद थी। ये है अपना राजपुताना, नाजी से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियाँ अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। क्यों राजपूत? जितने भी अवतार हुए हैं राजपूत वंश में ही क्यों? रण कर कर रज रज रंगे अन रज डंके रविहूत पण रज जेटली दर ना दिए रज रज वह रजपूत। साहब, इसका अर्थ यही हुआ कि रण में जो रज उड़ाए और रवि को भी धुंधला कर दे, जो सूर्य को भी धुंधला कर दे, पर एक रज जितनी भी भूमि किसी दुश्मन के हाथ में न जाने दे, वो है राजपूत, वो है हम। और आज तो मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि रक्षा मंत्री भी राजपूत, हमारी नौसेना के अध्यक्ष मुख्य भी राजपूत, आर्मी के भी राजपूत, वायुसेना वायुदल के अध्यक्ष भी राजपूत। तो राजपूत आर रूलिंग ओवर द नेशन। हमारे देश की जो संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो राजपूतों के हाथ में दी गई है। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सिर्फ संरक्षण ही क्यों, डॉक्टर, इंजीनियर, महेंद्र सिंह जी के पास से तो आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इनके घर में लॉयर भी होगा, डॉक्टर भी होंगे, एमबीए भी होंगे। क्यों आपके घर में नहीं? क्यों एजुकेशन नहीं? मैं पढ़ाई के ऊपर भार इसलिए देती हूँ, ना कि मैं शिक्षक की बेटी हूँ इसीलिए नहीं। पढ़ाई करोगे तो वो तुम्हारा छोटा भाई बन के खड़ा रहेगा। एजुकेशन अगर नहीं करते तो फिर आप देख रहे हो हालत कई लोगों की वही हमारी हो जाएगी। और आदरणीय पूजनीय, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने एक सिस्टम सेट की हुई है कि अगर 10 साल बाद कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसके जेब में पैसा ही नहीं होगा। अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या कर लोगे? तो पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है।
नशे के बारे में मैंने बोल दिया कि नशा करना है तो किस चीज़ का करना है। पर अब आती हूँ जिस प्रश्न से मुझे सबसे ज़्यादा अभी और इन फ्यूचर डील करना है, वो है ससुराल। यहाँ पर कई सारी बहुएं भी बैठी और सासुएं भी बैठी हुई है। एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि बहू ने जब कलश गिरा के वो ससुराल में अंदर आई तो ससुर जी ने सासू माँ के कान में बड़े ही धीमे से कहा कि ध्यान से देखो बेटी, चेहरा बदल के आई हुई है। अगर समझ में आए ना तो जीवन में उतार लेना, समझ में आए तो जीवन में उतार लेना, क्योंकि वो किसी के घर की बेटी है, आपके घर की लक्ष्मी है। और मैं बेटियों से भी यही कहूँगी, यहाँ पे बहुत सारी बेटियाँ देख रही हैं, मेरी उम्र की हैं वो, कि आप भी अपने जीवन में एक बात गांठ बांध लेना कि वो भी माँ बाप है, आपके ही है और आपके ही बन के रहेंगे। और अगर हमारे मन में ये भावना आ गई ना तो फिर किसी वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप के बिना का जो घर होता है ना वो किसी अनाथालय से कम नहीं होता। अनाथ बन के जीने से तो अच्छा है कि दो घड़ी सुन लो, दो घड़ी सुन लो। एक बहुत अच्छा प्रसंग है जो मेरे दिमाग में आता है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता को बोला कि पापा चलो मैं आपको कहीं छोड़ के आता हूँ। उसने 2-3 गलियां छोड़ के एक घर था वहाँ पे छोड़ दिया पापा को और बोला कि पापा जाओ। और उसके पापा उसे पकड़ के हंसने लगे, बहुत जोर से ठहाके लगाने लगे। क्यों आपने मुझे, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ फिर भी आप हंस क्यों रहे हो? उन्होंने बोला कि तूने मुझे रहने को घर तो दिया है, मैंने तो अपने पापा को ऐसे ही रास्ते पे छोड़ दिया। अगर ये सिचुएशन आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं चाहिए तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं वो अपने बुजुर्गों की इज्जत करें तो आपको वो इज्जत वापस मिल सकती है। एक और बात जो प्रसंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, शौर्य की बात कर रहे थे कि ये था उनके पास, महाराणा प्रताप के पास। मैं वापस टॉपिक पे आ रही हूँ कि महाराणा प्रताप के बारे में मुझे बोलना है। एक प्रसंग है, एक जगह है कि महाराणा प्रताप की महानता का परिचय होता है। एक बार महाराणा प्रताप 4 दिन से भटक रहे थे जंगल में, कुछ खाने को नहीं मिला था। एक बटवारी थी जो अपने पति के लिए खाना लेकर जा रही थी खेत पे। तो उस बटवारी से महाराणा प्रताप के आदमियों ने कहा कि राणा प्रताप ऐसे 4 दिनों से खाना नहीं खाया है तो उनको भोजन की ज़रूरत है, आप भोजन दे दो। तो बटवारी ने खाना दे दिया। खाना लेकर जब लोग महाराणा प्रताप के पास पहुँचे तो वो पोटली छोड़ने के बाद महाराणा प्रताप की आंखों में से आंसू बहने लगे। सबने पूछा क्यों, क्या हुआ? तब राणा प्रताप ने ये बताया कि ये किसी नवविवाहित बेटी का भात है, बेटी ने खाना बनाया है अपने पति के लिए और अभी मेरा मेवाड़ टूटने वाला है। तो किसी ने पूछा कि एक खाने के डिब्बे से, एक खाने के वो पोटली से आपका मेवाड़ कैसे टूट सकता है? तब महाराणा प्रताप ने कहा कि ये बटवारी जब अपने पति के पास जाएगी, अपने पीयू के पास जाएगी और बताएगी कि मैंने महाराणा प्रताप के लिए भात दे दिया है, खाना दे दिया है, तो उसका पति कहेगा कि अच्छा किया, हमने थोड़ी देश सेवा कर ली, पर अब मुझे भूख लगी है, तुम घर पे जाओ, दूसरा खाना बनाओ और लेकर आओ। उस सारी बात में, उस सारी प्रोसेस में 3-4 घंटे का समय बर्बाद हो जाएगा। उतना लेट होगा उस खेत को जोतने में और मेरे मेवाड़ की प्रगति वहाँ पे अटकेगी, वहाँ पे कम होगी, मेरा मेवाड़ इस तरह से गिर जाएगा। सिर्फ एक कुशल तलवार चलाने वाले नहीं, एक कुशल कवि, एक कुशल अर्थशास्त्री, एक कुशल धर्म प्रेमी जिन्होंने धर्म के लिए किया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो लड़ाई थी ना, वो किसी धर्म